हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी के इन्वायरमेंट की इस 9th एडिशन की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसका चैप्टर 16 का लास्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट 5 लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, इस पार्ट की जो शुरुआत करेंगे इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट से। क्या है ये प्रोजेक्ट, थोड़ा डिटेल से समझाती हूँ। देखिए, इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है, इसने लेकर आया एक बार जो भाई सबसे ज़्यादा खतरे वाले थ्रेटेंड, जिनको बहुत खतरा था क्रोकोडाइलियंस को, वो एक्सटेंशन मतलब वो ख़त्म होने वाले थे, वहाँ से ये प्रोजेक्ट उनको मदद करा और अब अच्छे रिकवरी के रास्ते पे, अच्छे रिकवरी के पाथ पे वो चल रहे हैं। दैट मीन्स कि ये अगर ये प्रोजेक्ट ना आता तो ये सब क्रोकोडाइल्स जो है, इनकी जो कैटेगरी जिसके अंदर प्रिजर्व करे गए हैं ये, वो एक्सटेंट हो जाती, ख़त्म हो जाती। लेकिन अब रिकवरी इनकी अच्छी हुई है और ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ है। प्रोजेक्ट ने बहुत सारे क्रोकोडाइल्स तो प्रोड्यूस करे बट उसके अलावा बहुत सारे और भी फील्ड्स में कंजर्वेशन एफर्ट्स अपने दिखाए और जिससे और भी फील्ड्स जिसके लिए इन्होंने काम किया था वहाँ पे भी कंजर्वेशन देखने को मिला और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिले। तो आइए समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। आप जैसे समझ रहे हैं कि इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, तो इसका उद्देश्य यही होगा कि जो बची हुई पॉपुलेशन है क्रोकोडाइलियंस की, इनके नेचुरल हैबिटेट में, उन्हें प्रोटेक्ट करना इसका काम था। और कैसे? सेंचुरीज को बना के। अब देखिए, नेचुरल हैबिटेट की पॉपुलेशन रीबिल्ड करने के लिए फटाफट से, ठीक है, नेचुरल पॉपुलेशन को और ज़्यादा सही करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए फटाक से कैसे इन्होंने यूज़ करा? इन्होंने करा ग्रो एंड रिलीज या रियर एंड रिलीज टेक्निक को, और इसके माध्यम से करीब 7,000 क्रोकोडाइल को रीस्टॉक करा गया। करीब 4,000 घड़ियाल को, जिन्हें हम लोग गैवेलिस गैंजिटिस बोलते हैं, 1800 मगर को, जिसे हम लोग मगरमच्छ कहते हैं ना, जिसे बायोलॉजिकली क्रोकोडाइलस पैलेस्टिस बोलते हैं, और करीब 1500 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसे हम लोग क्रोकोडाइलस पोरोसस कहते हैं। तो इन सब को रिकवर किया गया। इसके अलावा इसका उद्देश्य ये था कि हम प्रमोट करेंगे कैप्टिव ब्रीडिंग को, रिसर्च करेंगे ताकि मैनेजमेंट और इम्प्रूव हो, और एक लेवल ऐसा बिल्ड करेंगे जिससे ट्रेंड पर्सनल बढ़िया तरीके से इसके लिए फील्ड में काम करें। प्रोजेक्ट लगातार चलता रहे, ट्रेनिंग दी जाए प्रोजेक्टेड साइट्स पे। पुराना जो सेंट्रल क्रोकोडाइल ब्रीडिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद था, उसके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा लोकल लोग हैं, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि प्रोजेक्ट के अंदर और ज़्यादा तेज़ी से काम हो सके। तो ये है इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हैंगुल। ये क्या है दोस्तों? इसे कश्मीर स्टैग भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये सर्वस एफिनस हैंगलू इसका बायोलॉजिकल नाम है, जिसे हैंगुल भी कहते हैं। ये एक सब स्पीशी है सेंट्रल एशियन रेड डियर की, जो है नेटिव हमारे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। अब ये देखिए, ये स्टेट एनिमल भी है जम्मू एंड कश्मीर का, इस बात को भी याद रखिएगा। ये डियर ग्रुप में रहता है 2 से 18 इंडिविजुअल से ग्रुप में रहता है, काफ़ी डेंस घने रिवराइन फॉरेस्ट में। इसके अलावा हाई वैलीज में, माउंटेन्स में कश्मीर वैली के, और नॉर्दर्न चंबा के अंदर भी हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, कश्मीर के अंदर ये आपको मिलेगा इन द डाची गम नेशनल पार्क में, करीब 3035 मीटर की ऊंचाई पे। और ये डियर्स एक बार मान चलिए करीब नंबर करे थे फ्रॉम अबाउट 5000 एनिमल, ये शुरुआत में थे 20th सेंचुरी के। लेकिन चूंकि इनको इतना खतरा रहा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन रहा, ओवर ग्रेजिंग रही लाइफ स्टॉक से, पोचिंग की, और इनको बहुत खतरा रहा। इवन ये इतने 1970 आते आते ये 150 ही बचे थे। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट अलॉन्ग विद IUCN के साथ मिलके और WWF के साथ मिलके इसने एक प्रोजेक्ट बनाया जिससे इन सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही, और उसे नाम दिया प्रोजेक्ट हैंगुल का। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे, और 1980 आते आते ही इनकी पॉपुलेशन करीब डबल होके 340 हो गई थी। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको कि एक्चुअली में कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती है। साथियों, कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है
कि जो वाइल्ड लाइफ स्पीशी के जो मेंबर्स हैं ना, जो भी जानवर हैं, उनको सबसे पहले पकड़ा जाता है, कैप्चर करा जाता है, उसके उनको ब्रीड और रेस करते हैं ना, उनका पालन पोषण जो भी करते हैं वो करा जाता है एक स्पेशल फैसिलिटी में, जहां उन्हें केयर दी जाती है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट और दूसरे एक्सपर्ट्स की, है ना, उनकी देखरेख में रहते हैं। तो सारे जानवरों को कैप्टिविटी में लाना ये दिखाता है कि भाई समझ लीजिए कि यही एक आखिरी तरीका है जिससे स्पीशी को प्रोटेक्ट करा जा सकता है इन द वाइल्ड इन दी सिचुएशन। तो होता क्या है कि जब पॉपुलेशन किसी जानवर की इस लेवल पे गिरने लग जाए जो बहुत ही खतरनाक हो, तो ऐसा लगता है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो उस समय ये कैप्टिव ब्रीडिंग इतनी मदद करती है कि उनके नंबर्स बढ़ते हैं। कैप्टिव प्रोड्यूस करते हैं यंग नए बच्चों को, कभी कभी, है ना, अभी रिलीज़ कर ये बच्चों को छोड़ दिया जाता है फिर तो वाइल्ड में, जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रही है या ख़त्म हो रही है, और वहाँ पे भी जैसा जहाँ पे उनको लगता है कि भाई ऐसा हैबिटेट है जहाँ इस बच्चे को छोड़ेंगे तो वो जो है हैबिटेट में रह लेगा, ऐसी जगहों पे छोड़ते हैं। होता क्या है कि जब सारे एग्जिस्टिंग हैबिटेट ही बेकार क्वालिटी के हों या दूसरे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हर जगह हो रही हों, तो कैप्टिव ब्रीडिंग को ही मेंटेन करते हैं जब तक के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर दिया जाए उस हैबिटेट की जहाँ पे वो जानवर पाया जाता था। तो जब एग्जिस्टिंग हैबिटेट ये मान लीजिए फ्रैगमेंटेड है, इधर है, मतलब पूरी तरह से नहीं रह पा रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया, कुछ ही वजह हमने बताई है, बहुत सारी है ना, कभी कंस्ट्रक्शन की वजह है, कुछ वजह है, ठीक है, रेल रोड जो भी वजह है, तो उस टाइम पे भी कैप्टिव ब्रीडिंग के साथ अगर मैनेजमेंट बढ़िया करा जाए तो एक उम्मीद ये जगती है कि ऐसी जो है वहाँ पे भी सर्वाइवल हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके फॉर जेनेटिक मिक्सिंग से। तो जब बहुत सारी बर्ड्स एक एरिया में रहें जहाँ का हैबिटेट एकदम ख़राब हो गया हो, डिग्रेड हो गया हो, बिकॉज ये बिकॉज दे आर बिहेवियरली ट्रैप्ड, तो ऐसे टाइम पे कैप्टिव ब्रीडिंग और रिलीज प्रोग्राम्स उनको मदद कर सकते हैं उनकी रेंज को और बढ़ाने में। होल्ड करना, ब्रीड करना इन पक्षियों को, बर्ड्स को कैप्टिविटी में, उससे हमें नॉलेज भी मिलती है उनके बारे में, और ये ऐसे तो काफ़ी मुश्किल होगा ना, अगर आप ऐसे ही उनके बारे में जानना चाहोगे तो नहीं जा पाओगे, उड़ा जाएंगी। कभी कभी साइंटिफिक रिसर्च और कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमको मिल जाती है जिसके माध्यम से हम स्पीशी को उसको सेव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ गई है जो सिचुएशन कहती है कि हमें री इंट्रोडक्शन या री इस्टेब्लिशमेंट करना होगा नेचुरल हैबिटेट के अंदर, तो ये भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। एग्जाम्पल, कैप्टिव ब्रीडिंग जो लायन ट्रेल्ड मकाओ की हुई थी अरिक नर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई के अंदर, और इसके अलावा मैसूर जू के अंदर भी। तो ये है कैप्टिव ब्रीडिंग की कहानी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। क्या है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, आइए डिटेल से बताती हूँ। देखिए, डॉल्फिन एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत जानवर है एक्वेटिक इकोसिस्टम का। पानी में पाया हुआ ये जानवर आपको सी में, ब्रैकिश वाटर में, फ्रेश वाटर में मिलेगा। कुल मिला के 15 स्पीशीज़ है मरीन और हार्बर डॉल्फिन्स की जो देखी गई हैं इंडियन वाटर्स और कोस्ट में। इसके अलावा इर्रावदी डॉल्फिन्स ये आपको ब्रैकिश वाटर्स में उड़ीसा के मिल जाएंगे। फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स में बात करें तो बहुत फेमस गैंजेटिक डॉल्फिन है जो कि आपको गंगा नदी में मिलेगी और इसकी ट्रिब्यूटरीज में मिलेंगे। इसके अलावा रिवर इंदस डॉल्फिन को भी आप इंदस रिवर के अंदर पंजाब के अंदर देख पाओगे। साथियों, सारी ही जो फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर और मरीन डॉल्फिन्स हैं जिन्हें हम लोग सिटेशियंस कह लेंगे पूरा टोटल, ये लिस्ट करी जाती हैं शेड्यूल 1 के अंदर अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। इसलिए इनको बहुत ही हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है अगेंस्ट हंटिंग। बहुत समझदार जानवर ये डॉल्फिन, ये वन ऑफ द 17 स्पीशी है जो आइडेंटिफाई करी है। मतलब देखिए, इसमें से भी जो मैंने बताया ना, एक गैंजेटिक डॉल्फिन है, तो गैंजेटिक डॉल्फिन ये 17 स्पीशी में से एक ऐसी स्पीशी है जिन्हें रिकवरी प्रोग्राम के अंदर रखा गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी के अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। दोस्तों, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये भी लेकर आया था डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोग्राम को 2016 में, ताकि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो सके डॉल्फिन का और दूसरे फौना का। आइए अब थोड़ा डिटेल से आपको गैंजेस डॉल्फिन के बारे में बताते हैं। साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने नोटिफाई करा गैंजेस रिवर डॉल्फिन को एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल के तौर पे। ये डॉल्फिन को असम की सरकार ने स्टेट का एक्वेटिक एनिमल भी बनाया और ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रह पाएगी। एसेंशियली एक ब्लाइंड है ये, और ये मैमल यहाँ हंट करता है कैसे, एक अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है अपने से, अंधा है लेकिन वेव निकालता है,
ठीक है, और वो मछली को वेव टच करती है और बाउंस ऑफ होकर इसके पास जाती है, मछली हो गई दूसरे प्रे जिसको भी इसको खाना है। तो क्या होता है, और इससे जो ये कुदरत देखिए कितना खूबसूरत है, ठीक है ना। डॉल्फिन ने वेव्स निकाली, यहाँ पे मान लीजिए कुछ मछली है, प्रे है, इससे लड़ी और ये वापस जो आएंगी इसके पास से वेव्स, तो इसके दिमाग में एक इमेज बना देती हैं। खूबसूरती देख रहे हैं, तो ऐसे ही अपना खाना खाती है। असेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के पास है, यहाँ पे देखा गया है कि 3700 रिवर गैंजेस डॉल्फिन्स इंडियन रिवर्स में, जिसमें से उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है। इंडिया के अंदर ये देखा गया है कि डीप वाटर्स अपने असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर इसको आप पाओगे। कंजर्वेशन एक्शन प्लान गैंजेटिक डॉल्फिन का 2010 से 20 तक जो चला था, इसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो लॉन्च किया था, इसमें देखा कि क्या खतरे हैं गैंजेटिक डॉल्फिन को और क्या इम्पैक्ट होता है रिवर के ट्रैफिक का, इरिगेशन का और इरिगेशन कैनाल का, और जो प्रे बेस्ड डिप्लीट हो रहा है डॉल्फिन पॉपुलेशन में, उसका इस पर क्या असर है। साथियों, रिवर डॉल्फिन का जो है रहती है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना का जो है यहाँ पे, और कर्णाफुली, सांगू रिवर सिस्टम में अपने नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश के। ये एस्टिमेट करा गया है कि इनकी टोटल पॉपुलेशन करीब 2000 मतलब 2000 है, और इन्हें शेड्यूल 1 के अंदर डाला गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत। साथियों, ये डॉल्फिन अमंग 4 मतलब 4 ऑब्लिगेट फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स की हैं जो पूरे विश्व में पाई जाती हैं। बाकी की 3 जो हैं वो एक में नाम आता है बाइजी का, जो कि आपको मिलेगी यासे रिवर चाइना के अंदर। फिर दूसरी जो फ्रेश वाटर है वो है भूलन, जो कि इंदस पाकिस्तान में पाई जाती है। फिर है बोटो आपको मिलेगी अमेजॉन रिवर लेटिन अमेरिका के तहत। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी स्पीशी मरीन डॉल्फिन्स की हैं जिनकी रेंज में कुछ फ्रेश वाटर हैबिटेट होते हैं, लेकिन ये जो 4 मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्स और लेक्स में ही रहती हैं, सबसे ज़्यादा फ्रेश है ना। एक होते हैं वेजिटेरियन, एगिटेरियन भी नहीं है, बिल्कुल ही फ्रेश वाटर। अच्छा, चाइनीज़ रिवर डॉल्फिन को फंक्शनली एक्सटिंक्ट मान लिया गया था टीम ऑफ इंटरनेशनल साइंटिस्ट के द्वारा सन 2006 में। इंडिया के अंदर तो गैंजेस रिवर डॉल्फिन को खतरा था रिवर वाटर की पॉपुलेशन, रिवर वाटर पोल्यूशन से, सिल्टेशन से, एक्सीडेंटल इंटैनलमेंट हो जाता है, मतलब फिशिंग नेट्स के अंदर फंस जाती हैं, पोचिंग हो जाती है इनके ऑयल के लिए। इसके अलावा ऑल्ट्रेशंस रिवर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ बैरेज, डैम्स या सेपरेटिंग पॉपुलेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WWF इंडिया हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, इन सब ने भी प्रोग्राम्स लाए हैं कंजर्व और री इंट्रोड्यूस करने के लिए रिवर डॉल्फिन को। ठीक है, अब ये देखते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया गया था। देखिए, इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का रोल है। ये 10 साल का प्रोजेक्ट लाने वाली थी, जिससे हम जो स्पीशी है इसकी जो फटाफट से पॉपुलेशन गिर रही है रिवर और सी डॉल्फिन की, उसे हम जो है रोकेंगे, बायोडाइवर्सिटी हमारी मजबूत होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट करेंगे और टूरिज्म भी अट्रैक्ट करेंगे। जो भी कंसर्न्स हैं ना कंजर्वेशन को लेके, उसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे। स्टेक होल्डर्स को एम्पावर करेंगे, जैसे कि रिवर डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गया है ना, कि पोल्यूशन को कम करेंगे। उसके अलावा सस्टेनेबल फिशरी को अलाउ करेंगे, रिवर बेस्ड लाइवलीहुड ऑप्शंस को जो है और करेंगे साइंटिफिक कंजर्वेशन मेथड्स के माध्यम से। प्रोजेक्ट के अंदर वही सब था कि हम डॉल्फिन को कंजर्व करेंगे, ओवरऑल हमारा एक्वेटिक हैबिटेट होगा, सही होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, खासकर एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ करेंगे हम, है ना। इसमें फिशरमैन को भी लेंगे, दूसरे ओशन और डिपेंडेंट पॉपुलेशन को भी इसमें कवर करेंगे, ताकि, और इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान देंगे कि हम जो लाइवलीहुड कम्युनिटी है उससे और ज़्यादा इम्प्रूव करके रख सकें। ठीक है, तो ये हमने कहानी बताई डॉल्फिन की। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसके अंदर वो है गवर्नमेंट के मेजर्स, जो सरकार ने मेजर्स लिए थे प्रिवेंट करने के लिए मेनास ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंट्री टू ह्यूमन हैबिटेट, है ना। होता क्या है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ज़्यादा आप जो है इम्पॉर्टेंट टर्म सुनते होंगे, जिसमें आदमी का और जानवर का जो ये दिक्कतें पैदा होती हैं। भाई सपोज करिए यहीं पे ही उनकी भी कम्युनिटी है, लाइवलीहुड के लिए वो भी डिपेंड कर रहे हैं फॉरेस्ट पे, ह्यूमंस भी, और यहाँ पे जानवर भी हैं। तो ह्यूमंस मान लीजिए कि अपना कुछ उन्होंने पशु पाल रखा है, अब जानवर होते हैं कभी खाने के चक्कर में, कुछ चक्कर में मार वार देते हैं, या कोई खतरा हो जाता है इनके किसी मेंबर को, तो ये कन्फ्लिक्ट ये पैदा होता है कि फिर ह्यूमंस सोचते हैं उस जानवर को ही मार दें जो परेशान कर रहा है। तो इससे अच्छा ये है कि भाई ऐसा कुछ हो जो वाइल्ड एनिमल पहुँचे ही ना ह्यूमन हैबिटेट में,
तो इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए थोड़ा समझाती हूँ आपको। देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई राज्य की सरकारों को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से, जैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में, उसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ताकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एरिया को आप इम्प्रूव करिए, जैसे नेशनल पार्क और सेंचुरीज, और वहाँ पे खाने और पानी की पूरा प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो फॉरेस्ट के अंदर, जिससे माइग्रेशन एनिमल्स भूख या खाने की तलाश में फॉरेस्ट से हैबिटेशन की तरफ ना जाए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन बैरियर्स का लगाइए, जैसे बाउंड्री वॉल वगैरह बना दीजिए, सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक फेंसेस कर दीजिए, सेंसिटिव एरिया जो है जहाँ से लगता है कि पहुँच जाएंगे इधर से उधर। जो भी ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बनाइए जहाँ आपको लगता है प्रॉब्लम ये हो सकती है। इसके अलावा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ की हैं, इनको भी एम्पावर करा कि आप हंटिंग को परमिट करिए, परमिट करिए हंटिंग ऑफ प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स, है ना, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो एनिमल्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनकी हंटिंग को परमिशन दी गई। इसके अलावा प्रोग्राम्स को भी लॉन्च करा गया ताकि लोगों को भी पता रहे, अवेयरनेस हो कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मान लीजिए अटैक करता है वाइल्ड एनिमल तो। उसके अलावा इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी ली गई गांव के आसपास के प्रोटेक्टेड एरिया में, ताकि कोऑपरेशन कम्युनिटी का भी बढ़े मैनेजमेंट कराने में इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ की, है ना। और दुख दर्द जो लोगों के हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेके, उनको भी सॉल्व करना, ये भी सरकार ने कदम उठाए। तो अब जानते हैं इंडिया अडॉप्ट सावन के बारे में। इंडिया ने अडॉप्ट करा सावन को। सावन क्या है? सावन है स्टैट्यूट ऑफ द साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, और इसका फॉर्मल मेंबर बना ताकि हम अपने रिश्तों को और मजबूत करें ऐसी मेंबर कंट्रीज़ के साथ में, जिससे हम ट्रांस बाउंड्री वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोक सकें। ये हम कैसे कर सकते हैं? कम्युनिकेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोलैबोरेशन, कैपेसिटी बिल्ड करके और कोऑपरेशन करके इस रीजन के अंदर। साथियों, सावन एक रीजनल नेटवर्क है जिसके अंदर 8 देश आते हैं साउथ एशिया के, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का नाम आता है। एम ये है कि ये सब मिलके बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करें, है ना। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होगी जिससे हम वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकेंगे और अपने उद्देश्यों को जो हमारे हैं उन्हें पूरा करेंगे, अप्रोचेस को जो इलीगल ट्रेड होता है रीजन में उससे लड़ के दिखाएंगे। अब बात आती है डीएनए बार कोडिंग की। क्या है ये? दोस्तों, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करा गया बिटवीन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में, जो कि एक सब ऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत, और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के तहत, जो कि एक कैनेडियन नॉट फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है। साथियों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आईबॉल, दैट इज इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ, ये दोनों साथ में मिलकर काम करने आई ताकि और ज़्यादा एफर्ट्स को मजबूत बनाए डीएनए बार कोडिंग के। डीएनए बार कोडिंग क्या होता है? एक ऐसा तरीका जिससे फटाफट से एक्यूरेटली आप पता कर सकते हो स्पीशी को कैसे सीक्वेंस करके उसका शॉर्ट सेगमेंट जो उसका स्टैंडर्डाइज्ड जीन रीजन्स का है, और कंपेयर करके इंडिविजुअल सीक्वेंसेस को टू अ रेफरेंस डेटाबेस के साथ में। दोस्तों, आईबॉल ये एक रिसर्च अलायंस है जिसमें सब मिलके काम कर रहे हैं। उसमें ये देश हैं जो ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज सब प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो है ग्लोबल रेफरेंस इस डेटाबेस की और हम पा सकें, इंफॉर्मेटिक प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें, और साथ में प्रॉपर प्रोटोकॉल्स जो भी ज़रूरत है इन रेफरेंस को यूज़ करने के लिए, रेफरेंस लाइब्रेरी की तो इन्वेंट्री, असेस या डिस्क्राइब करना बायोडाइवर्सिटी को, सब कुछ हम इसमें मिलके यूज़ कर सकें। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है, इससे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएगा ग्लोबल लेवल प्रोग्राम्स में, जैसे कि बायोस्कैन या प्लानिटरी बायोडाइवर्सिटी मिशन जैसे प्रोग्राम्स को। आइए आईबॉल के कुछ प्रोग्राम्स को समझते हैं। इनमें बार कोड 500 के आता है, जिसे 2015 में कंप्लीट करा गया था। वॉज द फाउंडेशन जिसने इस्टेब्लिश करा सीक्वेंसिंग फैसिलिटीज़ को, एनालिटिकल प्रोटोकॉल्स को, इंफॉर्मेटिक प्रोटोकॉल्स को और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, जिसकी ज़रूरत थी डीएनए बार कोड रेफरेंस लाइब्रेरीज़ को बनाने में। अब जो सक्सेसफुल रहा ये, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बायोस्कैन को लॉन्च करा गया सन 2019 में। इंटेंशन ये था कि इसे हम 2026 तक कंप्लीट करेंगे, और ये स्कैन करेगा लाइफ और कोडिफाई करेगा स्पीशीज इंट्रैक्शन को, और साथ में रेफरेंस लाइब्रेरी को भी एक्सपैंड करेगा और डिमॉन्स्ट्रेट करेगा उसकी ज़रूरतों को। बायोस्कैन ये विल बी द फाउंडेशन फॉर प्लानिटरी बायोडाइवर्सिटी मिशन, जो ऐसा मिशन है जिसे सेव करता है हमारी लिविंग प्लैनेट को, विल बी लॉन्च इन 2026 एंड इसे भी 2045 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा।
तो आइए समझते हैं बार कोड 500 के उद्देश्य क्या है, गोल्स क्या है। गोल्स ये है कि हम डीएनए बार कोड एवरेज करीब 0.5 मिलियन स्पीशी का प्रॉपर कवर करेंगे, डेवलप करेंगे इंफॉर्मेटिक्स प्लेटफॉर्म को और एनालिटिकल प्रोटोकॉल को जिनकी ज़रूरत है डेवलप करने के लिए डीएनए बार कोड रेफरेंस लाइब्रेरी की, और एक कोर फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करेंगे ताकि सीक्वेंसिंग और इंफॉर्मेटिक सपोर्ट्स को प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बायो स्कैन के बारे में। इसके उद्देश्य को समझ लेते हैं। दोस्तों ये डिलीवर करेगा डीएनए बारकोड कवरेज करीब 2 मिलियन स्पीशी का, एक्टिव बायो मॉनिटरिंग करेगा एक या एक से ज़्यादा इको रीजन्स की हर एक पार्टिसिपेटरी नेशन में, और कोडिफाई भी करेगा स्पीशीज़ का इंटरेक्शन इन सारी साइट्स में। इसके अलावा डेवलप करेगा इंफॉर्मेटिक सपोर्ट को हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग के लिए, और एप्लीकेशन जो डीएनए बार कोडिंग की है उसे और प्रमोट करेगा। इसके साथ लास्ट में बात करेंगे हम प्लैनेटरी बायोडाइवर्सिटी मिशन के उद्देश्य के बारे में। दोस्तों ये कंप्लीट करेगा सेंसस सारे ही मल्टी सेलुलर स्पीशी का, इस्टेब्लिश करेगा एक ग्लोबल बायो सर्विलांस प्रोग्राम को, और तीसरा कि एक लाइब्रेरी फॉर लाइफ बनाएगा। लाइब्रेरी फॉर लाइफ कैसे? प्रिजर्व करके डीएनए के एक्सट्रैक्ट को सारे ही स्पीशी से निकाल के, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके पर्क्स को एंजॉय कर सकते हैं। व्हाट्सएप से लेके सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये वीडियोस आप फेसबुक पे पा सकते हो, और हर एक डिटेल्स आपको मैं देती रहती हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।